नमस्कार दोस्तों, वेद एसटीडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है उसको हम देखेंगे और यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन भी लेके आए हैं जिससे आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और वीडियो में आप अंत तक बने रहना, जिसमें आप थ्योरी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे और इससे संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे उसको भी हम देखेंगे यहाँ पे, ताकि इससे संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में न बनने पाए। अगर कोई डाउट बनता भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। देखते हैं मौलिक अधिकार कितने तरह के मौलिक अधिकार हमारे पास हैं। वर्तमान समय में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 था, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से उसको भाग 12 में कर दिया गया है 300 का में। जो वर्तमान में हमारे पास मौलिक अधिकार है उसको हम देखते हैं। एक है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। उसके पश्चात है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। फिर है चौथा नंबर का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। फिर है शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। और जो छठा है संवैधानिक उपाचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अगर हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हम अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के माध्यम से हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। और जो अनुच्छेद 32 है इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। अब देखेंगे कि मौलिक अधिकार को लिया क्यों गया है, इसकी ज़रूरत क्या थी हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी संविधान में। तो मौलिक जो अधिकार लिया गया था इसलिए लिया गया है ये, जो हमारा मूल अधिकार है। मूल अधिकार इसलिए होते हैं क्योंकि इससे व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत तथा अपरिहार्य होने का कारण संविधान द्वारा नागरिक को प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकार से व्यक्ति के भौतिक, नैतिक और बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास होता है। जब हमारे पास स्वतंत्रता रहेगी तभी हम विकास कर पाएंगे। अगर नहीं, किसी को भी देखिए, अगर कोई आदमी दबाव में रहता है तो सही निर्णय नहीं ले पाता है। अगर हमारे पास दबाव कोई नहीं रहेगा, हम फ्री रहेंगे, तो हम हर तरह का निर्णय स्वयं ले सकते हैं। इससे व्यक्ति के मूल अधिकारों पर राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, किस लिए दिया गया मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार हमें इसलिए दिया गया था ताकि समाज में सभी लोग एक समान रहें, कोई भी असमान न रहे, और जो निचले तबके के लोग हैं उन्हें भी हर जगह समान अवसर प्रदान हो। नहीं तो जो अमीर है वो अमीर होते चले जाएंगे और गरीब होते चले जाएंगे। और जो अनुसूचित जातियाँ जनजातियाँ हैं उन्हें अभी भी नहीं पता है कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं, क्या करना चाहिए हमें। अगर ये मौलिक अधिकार नहीं दिया होता तो जो आज उन्हें जागरूक करने वाले हैं वो भी कुछ ना कर पाते। और जो मौलिक अधिकार है इनकी विशेषता क्या क्या है? इनकी विशेषता ये है कि नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि विदेशी व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध हैं। जो मौलिक अधिकार है हमारा ये वाद योग्य है, इसको लेके आप कभी भी कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन वहीं जहाँ जो डीपीएसपी है ये वाद योग्य नहीं है, इसको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। मूल अधिकार जो है ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देता है, जबकि जब भी इसका उल्लंघन होता है तो आप अदालत जा सकते हैं। मूल अधिकार से पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है कभी भी। संसद संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के मूल ढांचे को बिना प्रभावित किए इसमें कमी कर सकती है। जो संविधान है,
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर उन्हें निलंबित किया जा सकता है। जो हमारे मूल अधिकार हैं 12 से लेकर 35 तक, इन्हें कभी भी निलंबित किया जा सकता है जब आपातकाल लगे, लेकिन जो 20 और 21 है इसको नहीं निलंबित किया जा सकता है कभी भी, किसी भी स्थिति में। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकार को स्थगित किया जा सकता है जब देश में युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगे। इसे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है। जब बाहरी कोई आक्रमण अगर होता है तो आप मूल अधिकार को स्थगित कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं इसका। अगर कोई सशस्त्र विद्रोह होता है तो इसको आप स्थगित नहीं किया जा सकता है मूल अधिकार को। इसके बाद है मूल जो अधिकार है ये राज्य के लिए नकारात्मक तथा व्यक्ति के लिए सकारात्मक है, क्योंकि जो व्यक्ति है इसके लिए कभी भी कोर्ट जा सकता है, जिससे जो राज्य है सरकार वो कुछ भी अगर करती है जनता के विरुद्ध तो तुरंत जनता जाएगी कोर्ट के लिए, और जब कोर्ट जाएगी तो वहाँ से ऑर्डर आएगा तो सरकार का नकारात्मक प्रभाव सरकार पड़ेगा ही। जो अनुच्छेद 12 है राज्य की परिभाषा, राज्य क्या होता है, जो राज्य की परिभाषा इसमें है संसद एवं भारत की सरकार, राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, अन्य न्यास जो सुधार न्यास हैं कोई भी हो, अन्य प्राधिकारी में वह सभी निकाय जिनका वित्तीय संबंध सरकार के साथ है, ये सभी राज्य में आते हैं। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के इकाई के कार्यों को अदालत में तब चुनौती दी जा सकती है जब मूल अधिकारों का हनन हो। निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अंतर्गत आती है। इसका सबसे सही मतलब ये है कि वो सभी राज्य हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं या सरकार द्वारा उनका वित्तीय प्रबंधन हो रहा है, सरकार से संबंधित अगर कुछ भी है अगर उनके अंदर, तो वो समझो राज्य की परिभाषा में आते हैं, कुछ भी है वो। और उसके बाद आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 ये है कि संविधान के पूर्व विधियाँ वो होंगी अगर जो मूल अधिकार पे कोई अगर प्रभाव डालती हैं तो उन्हें शून्य कर दिया जाए, शून्य हो जाएंगे खुद ही अपने आप ही हो। जो अनुच्छेद 13 है, जो संविधान की पूर्व विधियाँ थी, अगर संविधान का उल्लंघन करती हैं तो अपने आप शून्य हो जाएंगी। उसके पश्चात है 13(2), जिसे दिया गया है संविधान के पश्चात, जब संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था उसके पश्चात अगर कोई भी ऐसी विधि बनती है जो संविधान का उल्लंघन करती है तो वो भी विधि शून्य मान ली जाएगी। उसके बाद है अनुच्छेद 13(3), जो कहता है कि विधि होती क्या है, जिसमें कोई भी कानून हो, जो एक्ट आता है, ये सब होता है इसमें 13(3) में। उसके बाद है अनुच्छेद 13(4), जो 24वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से जोड़ा गया था इसमें। अब इसको हम पूरा विस्तार से देखेंगे कि ये होता क्या है, 13(1) क्या है, 13(2) क्या है, 13(3) क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत देखते हैं। जो अनुच्छेद 13(1) है, संविधान पूर्व जो विधियां भाग 3 के उपबंध में विवाद करती हैं वो शून्य हो जाएंगी। जो भी संविधान का उल्लंघन करेंगी, संविधान से जिसका विवाद होगा वो शून्य हो जाएगी। और जो 13(2) है उसमें ऐसी विधियां हैं जो संविधान ऐसी विधियां उल्लंघन जो विधि नहीं बनाएगा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकारों का हनन करे। अगर ऐसी विधि बनाता है तो वो शून्य हो जाएंगी। यानी इसका मतलब ये है कि जो संविधान के पश्चात अगर कोई विधि बनाता है राज्य जो कि मूल अधिकार का उल्लंघन करती है तो उसे शून्य कर दिया जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 13(3), जिसमें दिया गया है कि विधि होती क्या है। विधि वो है जो संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा कोई पारित विधियाँ हों या कोई आदेश, उपविधि, नियम या विनियम या कोई अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की गई हो, उसे विधि में कहा जाएगा। या राष्ट्रपति या राज्यपाल
कोई अध्यादेश जारी करे तो। जो अनुच्छेद 13 से संबंधित केस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण केस हैं इससे, जो कि सबसे पहला जो केस था इससे संबंधित, ये था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में ये आया था, जिसमें था कि अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के संबंध में विधि नहीं माना था। उसके बाद आया फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965। उसके बाद आया फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। सुप्रीम कोर्ट संविधान संशोधन को विधि माना था यहाँ पे 1967 वाले में। उसके बाद आया केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल संविधान में आप मूल ढांचा जो है संविधान का, उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके पश्चात आया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का। उसका जो अंतिम था इससे संबंधित 13 से, वो था वामन राव बनाम भारत संघ 1981 में। जो केशवानंद भारती केस था, इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया कि जो केशवानंद भारती बनाम सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि संविधान संशोधन को वैध घोषित करते हुए संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं माना, अतः संसद मूल अधिकारों में संशोधन न कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका आधारभूत ढांचा प्रभावित हो। आप संशोधन कीजिए, लेकिन जो उसका आधारभूत ढांचा है वो प्रभावित न होने पाए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा था। अनुच्छेद 13(4) जो था ये 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया था। इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संशोधन होगा वो विधि नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 13(4) में ये कहा गया कि जो भी 368 के तहत पारित होगा वो विधि नहीं माना जाएगा। उसके बाद आता है समता का अधिकार 14 से 18 तक। इसमें क्या क्या दिया गया है समता के अधिकार में? अनुच्छेद जो 14 है, इसमें एक होता है 14(1), जिसे कहते हैं विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14(1) में 14(2) है विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 के माध्यम से राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान से किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद है 15(2) है, जिसमें है कि व्यक्ति और निजी संस्था, इन 5 को के माध्यम से किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगी। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। लेकिन इसमें 15(1), 15(2) का जो अपवाद है वो 15(3) में है। यहाँ पे स्त्री और बालकों को विशेष छूट दी जा सकती है। उसके बाद आया अनुच्छेद 15(4), जिसमें कहा गया कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया 15(4) के माध्यम से। 15(5) था प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश। और उसके बाद 15(6) जो 103वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया EWS, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण। उसके बाद है अनुच्छेद 17, जिसमें कहा गया अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। जो अनुच्छेद 14(1) है विधि के समक्ष समता। जो विधि है इसके कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी अवस्था या पद कुछ भी हो, देश की समान विधि के अधीन और साधारण न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर होता है। विधि के समक्ष समता ब्रिटिश विधि शास्त्री प्रोफेसर डाइसी ने विधि के शासन के समरूप है। जो प्रोफेसर डाइसी इन्होंने कहा कि जो विधि की समक्ष समता है ये विधि के शासन के समरूप है। अनुच्छेद 14(2) विधि के समान संरक्षण, ये अवधारणा अमेरिका के संविधान से लिया गया था। उसके बाद है समान परिस्थिति वाले व्यक्ति जो होते हैं को समान परिस्थिति वाले व्यक्ति को समान विधियों के अधीन रखना तथा उसे समान रूप से लागू करना। राज्य द्वारा जो भी विधि बनाई जाए उसमें बिना किसी भेदभाव के सभी को समान संरक्षण देने का उपबंध होना चाहिए। अनुच्छेद 14(4) के जो अपवाद हैं उसमें है कि अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यालय के दौरान किए गए किसी
सरकार या लिए गए किसी भी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगी। अगर कोई भी राष्ट्रपति अगर 5 दिन के लिए भी बनता है, अगर उस 5 दिन के भीतर में कोई भी काम करके चला जाए और उसके बाद इसे आप किसी भी कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हैं कि इन्होंने 5 दिन पहले ये काम किया था, जब तक जो राष्ट्रपति हैं। जो इससे संबंधित क्वेश्चन आया था पिछले विगत वर्षों में, इसे आप देख सकते हैं कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न विचार दीजिए। ये राज्य कृत के विरुद्ध एक गारंटी है। ये भारत के संविधान भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल के भांति नहीं है। यही यहाँ पे जो नहीं है यही गलत है, क्योंकि ये वहाँ के बिल की भांति है। इसको देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। ये यूपी पीसीएस प्री 1998 में आया था ये क्वेश्चन। इसमें 1, 2, 3 सी सही है, क्योंकि जो यहाँ पे नहीं लिखा गया है यही यहाँ पे गलत है। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। इसका मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि भारत में मौलिक अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल की भांति है। जहाँ तक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय यह प्रश्न है, तो ये संविधान की प्रस्तावना से उद्भूत होते हैं और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों और भाग 4 के राज्य के निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इन्हें सुनिश्चित करते हैं। अब आप आगे देखते हैं, जो कि कई बार आ चुका है। बीपीएससी 1994, बीपीएससी 2000 और लोअर पीसीएस जो होता है मेंस 2015 में आया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? जिसे आप शुरू में देखा होगा अभी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक हमको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं 6 तरह के। आप खुद मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। जो 7वां था संपत्ति का अधिकार, उसे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। इस समय है नहीं वो हमारे पास। और उस संबंधित जो क्वेश्चन है IAS 1995 में आया है। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। जो अनुच्छेद 15 है, इसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो ये है समता का अधिकार। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 14 से 18 तक समता का अधिकार दिया गया है और उसी के मध्य पूछ रहे हैं कि अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, इसे किसके बीच रखा गया है? कि धर्म की स्वतंत्रता के बीच में है ये, कि शोषण के विरुद्ध है, कि सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार के मध्य है? ये IAS 1995 में क्वेश्चन आया है। अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है, जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह अनुच्छेद 14 से 18 तक के अधिकार समता के अधिकार में शामिल होते हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड PCS 2016 में आया एक क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद के अनुसार OBC अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं। इसमें 15(4) और 16(4) है, जो कि आप पीछे देखे होंगे आरक्षण के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के प्रावधान के अनुसार OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 15(6) और 15(16)(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो कि EWS है ये, जो यहाँ पे किया गया है। अब आप आगे देखते हैं
अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए है, यानी विदेशियों के लिए नहीं है। इसमें दिया गया है 15(1) में, इसके अनुसार राज्य इन 5 आधार धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15(2) है, इसके तहत यह वर्णन किया गया है कि नागरिक अथवा कोई निजी संस्था धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक स्थान, भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन में प्रवेश के लिए नहीं रोक सकती। जहाँ पे अनुच्छेद 15(1) में दिया गया है कि सरकार राज्य इन 5 के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगी, वहीं 15(2) में दिया गया है कि जो निजी संस्थान है वो भी इन 5 के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेंगे। और जो वही 15(3) है, इन दोनों का अपवाद है। इसमें कहा गया है कि इसके अनुसार राज्य को यह अनुमति दी गई है कि यह स्त्री और बच्चों के लिए कोई विशेष स्थिति के आधार पर विशेष प्रावधान कर सकता है। 15(3) के माध्यम से स्त्री और बच्चों के लिए राज्य कोई भी विशेष प्रावधान कर सकता है। वहीं जो अभी आप पीछे क्वेश्चन में देखे थे अनुच्छेद 15(4), इसके माध्यम से चंपाकम दोराई राजम बनाम भारत संघ 1951 का केस है यहाँ पे, के मामले से उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संविधान सभा ने प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा था। जो 15(4) है ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया है। इसमें कहा गया कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षण संस्थान में आरक्षण प्रदान करेगी, इसका प्रावधान करेगी आरक्षण के लिए। वहीं जो 15(5) है, इसमें राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के संबंध में विशेष उपबंध करने की शक्ति दी गई है। इस अनुच्छेद के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थानों के में छात्रों के प्रवेश के स्थान आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15(6) क्या है? जो कि EWS से संबंधित है। इसे 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से जोड़ा गया। यह अनुच्छेद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए बनाया गया, फिर चाहे राज्य द्वारा एडेड हो या अनएडेड हो। इस संशोधन उन लोगों को आरक्षण देने के लिए किया गया है जो अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 15(4) में शामिल नहीं है। जैसे अनुच्छेद 15(5) और 15(4) में पिछड़े वर्ग OBC, SC, ST शामिल थे, लेकिन जो जनरल हैं ये शामिल नहीं थे, इसलिए इसको बनाया गया। अनुच्छेद 16, यह अनुच्छेद लोक नियोजन में अवसर की समता देता है। अनुच्छेद 16(1), इसके अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर है। अनुच्छेद 16(2) कहता है कि राज्य धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, वंशक्रम और निवास स्थान, जहाँ 15 में था 5 तरह से राज्य भेदभाव नहीं कर सकता, वहीं पे 16 में दिया गया है कि 7 तरह से राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। 16(3) में कहा गया कि संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो विधि द्वारा किसी राज्य को कुछ सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए उस राज्य में निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। संसद किसी भी राज्य में जो उस राज्य में पिछड़ी जाती हो उसके लिए विधि बना सकती है। इस शक्ति का उपयोग करते हुए लोक नियोजन निवास विषयक अपेक्षा अधिनियम 1957 पारित करके आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में कुछ पदों और सेवाओं हेतु निवास की शर्तों लागू किया गया। यह अधिनियम 1974 में समाप्त हो गया। अनुच्छेद 16(4), इसके अनुसार राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, उनके लिए आरक्षण कर सकता है।
बालाजी के मामले में केवल जाति को पिछड़ेपन के निर्धारण का आधार मानने से इनकार कर दिया गया था। जो मंडल आयोग है, सन 1979 में भारत सरकार द्वारा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद सदस्य बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की, जिसमें 3743 जातियों को पहचान की जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी हुई थी। 16(4) का इसे 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के माध्यम जोड़ा गया। ये संशोधन इंदिरा साहनी के प्रकरण में न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था। इस संशोधन के तहत राज्य को यह शक्ति दी गई कि अनुसूचित जातियां, जनजातियों के पदोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था की जाए यदि उसकी राय में राज्य के अधीन की सेवाओं में इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इसमें कहा गया अगर राज्य की सेवा में अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसके लिए आरक्षण दिया जाए। वहीं 16 खा 21वां 81 संविधान संशोधन 2000 के तहत जोड़ा गया। जो 16(4) खा है, इसे अग्रनयन के नियम के नाम से भी जानते हैं हम। इसमें जिसमें कहा गया था कि आप कितना भी आरक्षण दीजिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन कि कोई भी आरक्षण 50% को पार न करे। अनुच्छेद 16(5) में कहा गया कि राज्य को शक्ति दी गई है इसमें कि धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के किसी पदाधिकारी या सदस्य के रूप में किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के लोगों की नियुक्ति कर सकता है। जैसे आप देखते होंगे कि आर्मी में भर्ती निकलती है, उसमें हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग होती है, सिख के लिए अलग होती है, सबके लिए अलग अलग होती है। अनुच्छेद 16(6) में कहा गया, जो कि EWS से संबंधित था, इसे 103वां संविधान संशोधन 2009 के माध्यम से जोड़ा गया था। उच्च जातियों में कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ऐसे आर्थिक रूप से पिछड़े उच्च जातियों के लोगों के लिए 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10% आरक्षण प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। इस अनुच्छेद के माध्यम से अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध है। अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसमें कहा गया कि अगर आप किसी भी तरह से अगर उल्लंघन करते हैं इस अधिनियम का तो कम से कम 6 माह की सज़ा और 500 रुपये या दोनों शामिल हो सकता है। और जब ये नहीं मान इस पर कोई अमल नहीं कर रहा था तो थोड़ा सा इसको कठोर किया गया और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 बनाया गया, जिसमें कहा गया कि अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति का अस्पृश्यता के आधार पर अपमान करना दंडनीय होगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना भी दंडनीय होगा। अनुच्छेद 18 जिसमें कहा गया कि उपाधियों का अंत। इसमें 18(1) में है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी उपाधि के सिवाय कोई भी उपाधि आपको प्रदान नहीं करेगा। जिसे आप लिखते हैं कि कर्नल, जर्नल, और विद्या में लिखते हैं कि डॉक्टर, एडवोकेट सब लिखा जाता है। इस तरह की उपाधि राज्य दे सकता है, इसके अलावा कोई भी उपाधि नहीं दे सकता। जिससे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री इस तरह कोई उपाधि नहीं दे सकता है। जो ये पद्मश्री और भारत विभूषण मिलता है, ये सम्मान है, कोई उपाधि नहीं मिलती है। अनुच्छेद 18(2) के माध्यम से भारत कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। अगर इस तरह कोई भी उपाधि प्राप्त करता है, सबसे पहले इसको राज्य को सूचित करना पड़ेगा। जब राज्य आपको अनुमति देगा तभी आप उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। 18(3) में कहा गया कि इसके अनुसार विदेशी व्यक्ति जो भारत में कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है तो ऐसे व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ही ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं। वहीं अनुच्छेद 18(4) में कहा गया है कि इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर है
वो विदेशी राज्य से कोई भी भेंट, उपलब्धियां या पद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करेगा। इससे संबंधित एक वाद है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण अनुच्छेद 18(1) में उपयुक्त उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये उपाधि नहीं, ये सम्मान है जो भारत देता है। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक है। 19(1)(a) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वहीं 19(1)(2) है सभा या सम्मेलन, आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं या सभा कर सकते हैं। अनुच्छेद 1(c) जिसके माध्यम से आप संगठन बना सकते हैं या कोई भी संघ बना सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 1(d) है आप देश में कहीं भी अबाध संचरण कर सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 19(1)(e) है निवास एवं बसने की स्वतंत्रता। जो F था इसको कैंसिल कर दिया गया है। और जो G है व्यापार कारोबार करने की। आप देखते होंगे इसे जो बहुत ही शॉर्टकट बताए गए हैं ट्रिक के हिसाब से कि जब आप बोलेंगे, अभिव्यक्ति करेंगे किसी के सामने, तो अगर आप सब कहीं सभा अगर लगाएंगे या सम्मेलन करेंगे, जब सभा कहीं लगेगी धीरे धीरे वो सभा जो है वो संगठन या संघ का रूप ले लेती है। जब आप कोई संघ में जुड़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे ज़रूर, बिना घूमे आप काम चलेगा नहीं। जब आप घूमने जाएंगे तो वहाँ पर आप निवास भी करेंगे, क्योंकि है तो नहीं हरदम तंबू ताने आप बैठे रहें, निवास भी करना पड़ेगा आपको। अगर आप निवास है वहाँ पे, मान लो आपकी सभा वभा कहीं ख़त्म हो गई, आपको कोई कारोबार करना पड़े तो इसीलिए इसको बहुत एकदम सीरियल वाइज दिया गया है। वाक्य, फिर बाद सभा, सम्मेलन, संगठन, संघ, आवास संरक्षण। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि देख रहे हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना वीडियो को लाइक किया है। और यहाँ पे हम पूरा पॉलिटी कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चन। और जब पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो हम पिछले 10 से 15 वर्षों का यहाँ पे पुराने क्वेश्चन पेपर भी हल करेंगे, जो कि पूरी पॉलिटी जो लगभग 2022 तक पेपर आया हुआ है, बीपीएससी का हो या पीसीएस का या यूपीएससी का, जो भी क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। जब आप थ्योरी पढ़ लिए रहेंगे तो क्वेश्चन के लिए आप बहुत आराम से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अनुच्छेद 20 है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 20(1) है कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण। वहीं अनुच्छेद 20(2) है कि दोहरे दंड से संरक्षण। अनुच्छेद 20(3) है कि आत्म अभिशंसन से संरक्षण। वहीं अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21(1) है शिक्षा का अधिकार। वहीं अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 है। अनुच्छेद 22(1 और 2) में है समान दंडिक विधि के अधीन गिरफ्तारी। अगर आपकी गिरफ्तारी की जाती है तो सबसे पहले आपको सूचित करेंगे, जो भी आपको गिरफ्तार करने के लिए आएगा वो बताएगा हमने आपको किस लिए गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, वो पूरा प्रूफ के साथ आएगा। अगर इस तरह नहीं करता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत या अनुच्छेद 226 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 22(3) और 22(3) से 22(7) तक है निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तारी। जो अनुच्छेद 19(1) है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें कितनी स्वतंत्रता दी गई है? इसमें सबसे पहले स्वतंत्रता है प्रेस की स्वतंत्रता, जो कि दिया गया था साकल प्रेस लिमिटेड बनाम भारत संघ 1962 के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता दी गई। इसके पहले प्रेस स्वतंत्रता नहीं थी। उसके बाद है प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार। हड़ताल, बंद, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हड़ताल या बंद नहीं आता है। चुप रहने का जो अधिकार है ये भी इमैनुअल बनाम केरल राज्य। एक लड़का था मुस्लिम, जब प्रार्थना हो रही थी सुबह जनगण मन अधिनायक, तो उसने चुप रहा, बोला नहीं। इसे संबंधित था ये वाला अधिकार। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो अधिकार है ये नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 में आया। विदेश जाने का अधिकार मेनका गांधी संबंधित है 1978 में।
सूचनाओं एवं समाचारों को साक्षात्कार आदि से जाने का अधिकार प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ये जो है 1982 का वाद है प्रभुदत्त बनाम भारत संघ। वहीं 7 नंबर है व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। 8 नंबर है प्रदर्शन या धरना का अधिकार, किंतु जब तक वो हिंसात्मक न हो। जब तक हिंसात्मक नहीं होगा तब तक आप प्रदर्शन कर सकते हैं और धरना करें, आपको कोई मना नहीं करेगा। और जैसे ही हिंसात्मक हुआ वो, तो आगे आप जान ही सकते हैं क्या होगा फिर आपके लिए। वहीं अनुच्छेद 19(2) है, इसके तहत आप है इसके तहत इस पे जो अनुच्छेद 1(a) है, इस पे युक्त निर्बंधन भी लगता है कि आप ऐसा थोड़ा ना है कि आप बस जो मन के बोलते जाएं, जिसके खिलाफ मन के उसके खिलाफ बोलें, ऐसा नहीं हो सकता। इस पर निर्बंधन भी लगा है जो कि 19(2) के माध्यम से लगा हुआ है। इसमें है कि आप कुछ भी कहें लेकिन वो भारत की एकता एवं संप्रभुता के खिलाफ न हो। राज्य की सुरक्षा पर कोई भी इसका गलत प्रभाव न पड़े, आप बोल सकते हैं। इसके बाद है विदेशी राज्यों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उनके खिलाफ भी आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। आप कुछ भी बोलें लेकिन लोक व्यवस्था पर कोई प्रभाव न पड़े। शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में रहें आप हमेशा। न्यायालय की अवमानना न करें, अगर न्यायालय की अवमानना करते हैं तो इसके लिए आपको दंड मिलेगा। मानहानि किसी का न करें, किसी अपराध में संलिप्त न रहें आप। अगर आप इस तरह नहीं रहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी बोलें, सरकार के खिलाफ बोलें या कहीं भी आप बोल सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 19(1)(b) है जो सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान करता है हमें। ये भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान है कि अपने विचार के प्रचार प्रसार के लिए शांतिपूर्ण तथा निरायुध यानी शांति से बिना हथियार लिए आप सम्मेलन कर सकते हैं और सभा कर सकते हैं। स्वतंत्रता के लिए केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार किया जा सकता है। जो इसके लिए ज़मीन आवंटित की जाती है, आप सिर्फ उसी पे कर सकते हैं, लेकिन कोई हथियार न लिए रहें। जो इस पर निर्बंधन लगा है ये है अनुच्छेद 19(3) के माध्यम से। आप सम्मेलन करें, सभा करें, आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन ये भारत की एकता एवं अखंडता के खिलाफ न हो, ना ही इससे कोई लोक व्यवस्था बाधित हो कि आप जहाँ चाहें सड़क पर लेके अपनी सभा बैठ जाएं। अगर इस तरह अगर आप करते हैं तो फिर आपकी सेवा पुलिस ज़रूर करेगी, उसमें कोई दो राह नहीं छोड़ेगी वो। उसके बाद है 19(1)(c) जिसके माध्यम से है संगठन या संघ बनाने का अधिकार। इसके द्वारा नागरिकों को संगठन या संघ बनाने का अधिकार है। इसके अंतर्गत राजनीतिक दल, साझा फर्म, कंपनी, समिति, संगठन, क्लब, व्यापार संगठन आदि आते हैं। 19(4) है जो कि इस पे प्रतिबंध लगाता है, आप संगठन बनाएं, संघ बनाएं, आपको कोई नहीं मना करेगा, लेकिन ये लोक व्यवस्था कोई हानि न पहुंचाए, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को कोई हानि न पहुंचाए, और जो सदाचार के हित में हो, लेकिन जो भी आप करें सदाचार के हित में हो। अनुच्छेद 19(1)(d) संचरण का अधिकार, आप कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं। ये प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद केवल देश के अंदर निर्वात संचरण की बात करता है, देश के बाहर नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार किसी वैश्य के संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता या एवं स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके जो संचरण का अधिकार है, आप कहीं भी घूमें, आपको मना नहीं करते, लेकिन इस पे जो निर्बंधन लगा हुआ है 19(5) के माध्यम से, इसमें कहा गया है कि आप कुछ भी करें ये लोक हित में हो। ऐसा नहीं कि आप जहाँ चाहें, अगर संसद में आपको मना है कि यहाँ पे मत जाइए, यहाँ पे प्रतिबंध है, आप जहाँ चाहें वहाँ घुस जाएं, और किसी अनुसूचित जाति के हितों के संरक्षण के लिए, जहाँ पे अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ हैं, पता चले आप अंडमान निकोबार जाके पहुँच गए, वहाँ पे पता नहीं कौन सी जनजातियाँ आपको पहचान पता चले कहीं मार गिरा दें वो। वहीं अनुच्छेद 1(e) है जो आपका निवास का अधिकार देता है। ये प्रत्येक नागरिक को भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने या बसने का अधिकार देता है। इसके लिए उसे किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसका अधिकार राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित भी करता है।
यह अधिकार देश के अंदर संचरण करने के आंतरिक अवरोधों को समाप्त करता है। अगर आप कहीं निवास कर लेंगे तो आप जो इधर उधर फालतू घूमते हैं अभी घूमना भी बंद कर देंगे। जो इस पर निर्बंधन लगा हुआ है ये अनुच्छेद 19(6) के माध्यम से लगा है। साधारण अगर आप कुछ भी घूमें लेकिन साधारण जनता के हित में हो, ऐसा नहीं है कि आप अभद्रतापूर्ण संचरण करना शुरू कर दें। किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण में हो। जम्मू कश्मीर पहले अपवाद था लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से यह अपवाद नहीं है। वहीं अनुच्छेद 1(f) जो है संपत्ति के अर्जन, धारण और बेन का अधिकार अनुच्छेद 1 में दिया गया है। इस 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से मोरारजी देसाई की सरकार ने मूल अधिकार से हटा के भाग 12 300 का में इसको रख दिया है। वर्तमान समय में ये हमारे अधिकार में नहीं है, अब ये मूल अधिकार से हटा दिया गया है इसे। अनुच्छेद 1(g) आजीविका आदि का अधिकार जो है, जो आजीविका का अधिकार है, यह अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने, उपजीविका, वृत्ति, व्यापार, पेशा अथवा कारोबार करने का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिकार से कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं होना चाहिए, जैसे महिलाओं एवं बच्चों का दुरुपयोग। अगर आप कोई भी व्यवसाय व्यापार करते हैं लेकिन इसमें बच्चों का, महिलाओं का, जैसे कि बहुत लोग होते हैं बच्चों को ले जाके बेच देते हैं, किडनैप कर लेते हैं, महिलाओं को किडनैप कर देते हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो इस पर निर्बंधन लगा हुआ है 19(8) के माध्यम से, इसमें कहा गया है कि राज्य किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहराता है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो इसके लिए आपको MBBS करना पड़ेगा। अगर आपको वकील बनना है जिसके लिए आपको LLM LLB करना पड़ेगा। अगर आपको इंजीनियर बनना है जिसके लिए आपको BE BTech या IIT या डिप्लोमा कोई लेना पड़ेगा। या अगर आपको और डॉक्टर बनना है तो PhD करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर बस कहीं भी आप पढ़ाई लिखाई नहीं करिए लेके चाकू छुरा जुट गए डॉक्टरी करने के लिए, या आपने LLB नहीं किया वकील बन के निकल पड़े आप। इसलिए जो राज्य है किसी भी पेशे के लिए यहाँ पे पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहराता है। तकनीकी आवश्यकता का मतलब है कि अगर आपको इंजीनियर बनना है, डिप्लोमा हो या BE BTech हो या IIT हो या इससे समकक्ष कोई डिग्री हो आपके पास। राज्य किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। जैसे कि हथियार बनाना हुआ, हथियार लगभग सरकारी कंपनियां ही बनाती हैं। और जो सरकार है आजीविका के लिए इसे भी रोकता है कि आप किसी भी मादक पदार्थ की तस्करी नहीं करेंगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो इसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। इससे संबंधित एक केस है ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2013। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऋषिकेश महापालिका में अंडा बेचने पर राज्य द्वारा लगाए गए युक्त प्रतिबंध नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र है। कोई ऋषिकेश में अंडा बेच रहा था, उसके ऊपर लगा हुआ था केस। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया, जिसे अभी आप देख के आ चुके हैं कि अनुच्छेद 19 के तहत हमें दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 19 A है, B है, C, D, E, F जो है इसको हटा दिया गया है और उसके बाद G है। हम बोल सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, निवास कर सकते हैं और उसके बाद व्यवसाय भी कर सकते हैं। ये जो आया है उत्तराखंड में आया है 2007 में ये क्वेश्चन। उसके बाद है प्रेस की स्वतंत्रता किसके तहत आती है। आपने भी पीछे देखा होगा अनुच्छेद 19 के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ये BPSC प्री 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता उल्लेखित नहीं है, किंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के आधार पर न्यायालय द्वारा निहित माना जाता है। वहीं पर एक है UP PCS मेंस 2004 का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को
आश्वासित करता है। अनुच्छेद 19, जिसे आप देख ही चुके हैं पीछे। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किस में है ये? अनुच्छेद 1A में है। ये यूपी उत्तराखंड 2001 में दोनों में आया है ये। उसके बाद है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार दिया गया है? जो निजता का अधिकार है, शादी का अधिकार है, ये आया है IAS प्री 2021 में। ये है अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार, शादी का अधिकार, ये सब अनुच्छेद 21 में दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है जो IAS प्री 2019 में पूछा गया है, अपनी पसंद की शादी नहीं, अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। अनुच्छेद 21। 27 मार्च 2018 में गैर सरकारी संगठन शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना था। निम्नलिखित में कौन संविधान अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? अनुच्छेद 21 के दायरे में कौन सा नहीं आता है? ये यूपी PCS 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है प्री, आज के 4-5 साल पहले का। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न करना, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या मृत्युदंड। जो मृत्युदंड है इसे अनुच्छेद 21 के तहत नहीं माना गया है। जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय पीठ ने मृत्युदंड को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानने से इनकार कर दिया। स्पष्टता ये कहा गया है कि मृत्युदंड अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यह अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण प्रदान करता है, जो कि 3 तरह से है। अनुच्छेद 20(1) भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। इसके अनुसार किसी व्यक्ति, नागरिक, विदेशी या परिषद या कानूनी व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो उस कार्य को करते समय लागू विधि के अधीन हो। अगर आपने कोई ऐसा कार्य किया है, अगर आप चोरी किए हैं तो चोरी के लिए अगर उस समय 4 महीने का अगर दंड है तो आपको 4 महीने ही दंड दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 2 महीने बाद बना दिया गया है कि चोरी के लिए आपको 5 साल का सज़ा दिया जाएगा तो ये आपके ऊपर नहीं लागू होगा। ये जो वर्तमान समय में जो होंगे उन्हीं के ऊपर लागू होगा, बीत गए हैं उनके ऊपर लागू नहीं होगा। इसलिए जो आपराधिक मामला होता है उसमें भूतलक्षी दांडिक विधि नहीं लागू होती है, लेकिन जो सिविल मामला होता है इसमें भूतलक्षी लागू होता है। उसके बाद है दोहरे दंड से संरक्षण। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। इसे दोहरा जोखिम या दोहरा संकट का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर आपने चोरी किया है तो चोरी के लिए आपको एक ही दंड एक बार मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार दंड दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने चोरी के साथ अगर मर्डर भी किया है तो चोरी का दंड आपको अलग मिलेगा और मर्डर करने का दंड आपको अलग मिलेगा। S.A. वेंकट रमन बनाम भारत संघ, इससे एक वाद भी है जो 1954 में आया था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति अपराध के लिए पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में अभियोजित और दंडित किया जा चुका है तो उसे उसी अपराध के लिए पश्चातवर्ती कार्यवाही में आयोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20(3) है कि स्वयं के खिलाफ आप गवाही देने से संरक्षित हैं। आप स्वयं के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। इसके अनुसार किसी व्यक्ति के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विशिष्ट नहीं किया जाएगा। यदि अभियुक्त स्वेच्छा से साक्ष्य देता है तो वर्जित नहीं है, परंतु ये दबाव पूर्वक साक्ष्य देने से वर्जित करता है। यह संरक्षण केवल आपराधिक मामलों पर लागू होता है, न कि सिविल मामलों में। अगर आपको सिविल कोई मामला है तो वहाँ पर नहीं लागू होगा, ये आपराधिक मामले में होता है। इससे संबंधित कई वाद हैं, जैसे एक वाद है
सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। इस तरह के जो वाद हैं वो जैसे यूपीएसआई क्वेश्चन होता है या यूपीएससी और यूपीपीसीएस में भी पूछ लिया जाता है कि ये वाद किससे संबंधित है। जैसे अगर नाम दे दिया गया कि सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 20 से, 21 से, 22 से या 23 से, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए यह है कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को पॉलीग्राफी, नारकोटिक्स और ब्रेन प्रिंटिंग परीक्षण अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन माना था। इससे संबंधित जो अगला वाद है यह है कि एक्स बनाम मिसेज जेड 2002 में वाद आया था। उसके पश्चात है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जो विधि में स्थापित प्रक्रिया होगी उसी के माध्यम से आपको दंड दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा दंड। इसका संरक्षण भारतीय नागरिक तथा विदेशी सभी को प्राप्त है। इससे संबंधित जो वाद सबसे पहले आया था 1952 में आया था, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इस मामले में सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा अनुच्छेद 21 में केवल कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध संरक्षण देता है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। विधानमंडल कोई विधि बनाकर किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, इससे जो दूसरा वाद आया था 1978 में, इसमें कहा गया कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय A.K. गोपालन के निर्णय को पलटते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यकारी विधि से ही नहीं बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी संरक्षण देता है। न्यायालय की व्यवस्था दी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्वक मामले के आधार पर ही रोका जा सकता है। इसमें कई अनेक अधिकार भी निकाले गए जो मेनका गांधी का वाद था, जिससे इसमें आया एक जीवन रक्षा का अधिकार, अच्छे पर्यावरण का अधिकार। जो हमारा मौलिक अधिकार है ये अच्छे पर्यावरण का भी अधिकार करता है। अगर कहीं भी पर्यावरण प्रदूषण है तो इसके लिए हम रिट डाल सकते हैं कि यहाँ पर्यावरण प्रदूषण है, इससे हमको निजात दिलाई जाए। और उसके बाद जो तीसरा था इसमें मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, विलंब से फांसी दिए जाने के विरुद्ध अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कई बार कहा है कि इसके लिए कोई एक विधि बनाई जाए जिससे कि राष्ट्रपति को ये बात हो कि कम से कम 2 महीने या 3 महीने में आपको बताना ही है कि कितने समय की कब आप फांसी दी जाएगी। कभी कभी 2-2 4-4 साल तक ऐसे पड़ा रह जाता है मामला कि राष्ट्रपति कहता ही नहीं है कि हाँ आपको फांसी दी जाएगी या कि आपको फांसी से छुट्टी मिलेगी। इसके लिए कई बार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कह दिया है। इसमें दिया गया एक निजता का अधिकार, विदेश जाने का भी अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। अच्छे अंतिम संस्कार का अधिकार, आपका जो अंतिम संस्कार है वो अच्छे से किया जाए, न कि आपको कहीं पर भी फेंक दिया जाए। सूचना का अधिकार, आप किसी भी सूचना को पा सकते हैं RTI के माध्यम से जैसे ली जाती है सूचना। विधिक सहायता का अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, अगर अभिरक्षा में आप हिंसा कर सकते हैं। उसके बाद है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, महिलाओं के साथ आदरपूर्वक और सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद है अनुच्छेद 1 से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण केस हैं, जिसमें पहला केस है सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2010 में आया था। जो दूसरा केस है इससे संबंधित वो है मुरली देवरा बनाम भारत संघ, जो 2001 में आया था। उसके बाद है तीसरा केस श्रीपति दूबल बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1987 में एक केस आया था जिसमें मरने का अधिकार। इस मामले में बम्बई हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि जीने का अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है, जो श्रीपति दूबल बनाम महाराष्ट्र राज्य है इस वाले केस में। उसके बाद है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, 1989। उसके बाद है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। इसमें महिला कर्मियों का यौन शोषण उत्पीड़न किया जा रहा था, जिसमें कहा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हमारा अधिकार है और इसका हमारा उल्लंघन हो रहा है।
विजय शर्मा बनाम भारत संघ 2008 का मामला है, जिसमें गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण महिला के जीवन का अधिकार का उल्लंघन करता है। उसके बाद है राजगोपाल बनाम तमिलनाडु 1994, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी नागरिक को अन्य विषयों के साथ स्वयं के परिवार की विवाह, मातृत्व, संतानोत्पत्ति, गर्भधारण, शिक्षा आदि के संबंध में निजता की रक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का कहता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार का प्रावधान नहीं है। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 में एक मूल अधिकार घोषित किया गया था, जिसमें जो मोहिनी जैन हैं ये उत्तर प्रदेश की थी। इन्हीं के द्वारा एक केस आया जिसमें कहा गया कि बालक अथवा प्रतिपाह के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। इस संशोधन में पहले भी मूल अधिकार के भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, परंतु डीपीएसपी होने के कारण ये न्यायालय द्वारा अनिवार्य नहीं ठहराया जा सकता था। यह संशोधन अनुच्छेद 45 के अंतर्गत निर्देशक सिद्धांत को बदलता है। अब इसमें कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। जो अनुच्छेद 21A है, इसका अनुसरण करते हुए संसद बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। बताइए, 1992 का मामला है शिक्षा का। उसके बाद इसके लिए संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संशोधन किया गया, लेकिन ये अधिनियम कब बना? 2009 में जाके, और पारित कब हुआ? 2010 में। इस अधिनियम से 14 वर्ष तक के बच्चों को संतोषजनक एवं समुचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 22 वही है, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें कहा गया कि सामान्य दंडिक विधि के अधीन आपकी गिरफ्तारी होगी, निवारक विधि के अधीन होगी। अनुच्छेद 21A तथा 2122 समान दंड विधि के अधीन गिरफ्तारी तथा प्रक्रिया के बारे में, जबकि वहीं अनुच्छेद 3 से लेकर अनुच्छेद 22(7) तक ये कहा गया कि जब निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान किया है। अनुच्छेद 22(1) है, अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार इसमें दिया गया है। अपनी रुचि का आप वकील भी कर सकते हैं। और जो 22(2) है, इसमें है गिरफ्तारी में 24 घंटे के भीतर यात्रा को छोड़कर आप किसी भी निकट मजिस्ट्रेट के समकक्ष आपको पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट पॉलिटी को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, जिससे आप इस स्वयं मूल्यांकन